को मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ तो हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। काम के दबाव को, रिश्तों में या बात को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह तो होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो की समस्या कितनी भयंकर, ये हम सब जानते हैं। और इसके ऊपर हमने 2 सप्ताह पूर्व एक कार्यक्रम लिया था। बहुत सी बातें हमने जानी थी, ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे हमें कैसे राहत मिल सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक पर आज उसका दूसरा सत्र लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से हमारी प्रशिक्षिका डॉक्टर साई आराध्य हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप साई मैडम को आमंत्रित करें उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एवरीवन। प्लीज प्लीज प्लीज, प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो अपने वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट एक एपिसोड हमने देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से साई ने एक्सप्लेन किया था। और साई वैसे अपने परिवार की हो गई है, अभी कोई वो हमारे लिए नई नहीं है। और जब भी चाहे वो जुड़ेगी और क्लासेस लेंगी, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि बार बार इनका परिचय देना, अपना फैमिली मेंबर का परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी
साई जिस तरह इससे जुड़ी है, इससे फील्ड में, वो फील्ड में आने का उसका बैकग्राउंड, और उसके बाद में उसका समर्पण, अनेक अनेक क्लासेस करना, सर्टिफाइड कोर्सेज करना, ये सब इतना इंटरेस्टिंग है कि लगता है कि आदमी को डिवोटी होना बहुत जरूरी है। जब बहुत अच्छा नॉलेज होना एक बात, शेयर करना एक बात, और दिल से समर्पित होना एक बात, तो ये तीनों भी बात हमारे साई में बहुत अच्छी तरह है। उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है। यस अलग अलका जी, अलग अलग। सभी को मैं पहले जितने पार्टिसिपेंट है उनको म्यूट कर रहा हूँ, कारण उनके डिस्टरबेंस आएंगे बीच बीच में। आप यस आपको दोबारा अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। यस। तो योगा की डिग्री होना, नेचुरोपैथी की इसके साथ डिग्री होना, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत सुंदर है। क्योंकि जो योगा सिखाते, मुझे लगता है नेचुरोपैथी नहीं जानते तो एक कमी होती है थोड़ी, ऐसा मुझे लगता है। और जो नेचुरोपैथी सिखाते हैं और वो योगा नहीं जानते, वो भी थोड़ी सी कमी होती है। पर दोनों का जब मिक्स मिक्स हो जाता है तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, और उसके साथ एक्सपीरियंस, ये त्रिवेणी संगम से चमक रही है हमारी साई। आज आपको पहले क्लास में जो बताया था, आप सबको याद होगा, वो दिखा के पूरा बॉडी का स्कैन, वो स्ट्रक्चर दिखाया था। इतना मजा आया था, कुछ लोगों ने तो मुझे फोन करके भी बताया कि वाह बहुत मजा आया आज। उस जब स्ट्रक्चर देखा, और उसके लिए ज्यादा क्लियर हो गया था, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए डायरेक्ट ही साई को आमंत्रित करती हूँ। तो जिन्होंने वीडियो ऑन किए, उन सबको एक नम्र निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर करें और स्वागत ओम के साथ। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। स्वागत है एमपी के और कल्याणम योग केंद्र। साई नाम भी बहुत सुंदर है, और मुझे उसके साथ आराध्य नाम जुड़ा है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करती है। साई की मेहनत देखती तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। तो बहुत आश्चर्य लगता है, तो बहुत कुछ सीखने जाता है साई से। तो प्लीज हो सके तो नीतू जी, आईफोन, और भी जो लोग जुड़े हैं, मंजू जी, तो सब वीडियो ऑन करेंगे तो और मजा आएगा, इसी भाव के साथ। मोस्ट वेलकम ओम साई। अरहम। साई मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। यस। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड वेरी गुड। मॉर्निंग, चले, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया लगा आप सब जुड़े हैं। और तहे दिल से धन्यवाद पहले ही मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था। जो मेंबर्स पिछले लेक्चर में जुड़े नहीं थे, वो मेंबर एक बार देख सकते हैं। हमने शोल्डर की बात की थी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्कैपुला है, स्पाइन है, स्पाइन स्कैपुला, और यहाँ से हाथ भी है। तो हाथ से स्पाइन, स्पाइन से स्कैपुला, स्कैपुला से स्पाइन, ये शोल्डर ब्लेड है। ये सारी पूरी मूवमेंट हाथ और अपर बैक से, गर्दन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो। और केवल शोल्डर ब्लेड से, कंधे से और हाथ की तरफ से आने वाले जो स्नायु है, वो पीछे से उसका जो बैकअप होता है वो स्पाइन की तरफ, मिड स्पाइन की तरफ और यहाँ तक होता है। तो ये पूरा हाथ जो बना हुआ है, इसके साथ में ये मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से जो बनता है, अस्थि स्नायु पंजर संस्था से। तो ये शोल्डर जॉइंट के वजह से, अगर यहाँ पे स्टिफनेस है, स्टिफनेस की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, या फिर यहाँ से हो सकती है, या कहीं से भी हो सकती है। इस आजू बाजू से देखेंगे तो अंदाजे से 10 से 15 मसल्स ऐसे है, 10 से 15 मसल्स ऐसे है कि एक स्नायु अगर उसका काम करना बंद करता है, या फिर उसमें जकड़न आ जाती है, तो इसका इफेक्ट नेचुरली दूसरे आजू बाजू के स्नायु पे होता है। वो एक रीजन है फ्रोजन शोल्डर का, एक फैक्टर ये फ्रोजन शोल्डर का। अब उसके बाद में देखते हैं मैक्सिमम फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है अब के सीजन में, मैक्सिमम लोगों को क्यों होता है। तो इसका कारण है, मेन 80% जो कारण है वो डायबिटिक होने का कारण है। जिनको डायबिटीज है उनको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनका यूरिक लेवल बढ़ा हुआ है उनको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। आयुर्वेद के माध्यम से जिनको वात विकार है,
उनको फ्रोजन शोल्डर होने, कोई भी सांधा वात, कोई भी सांधे की प्रॉब्लम, सांधा दुखने की इसमें ज्यादा होता है। और जो मूवेबल, अपने शरीर में मैक्सिमम मूवेबल जॉइंट कौन से हैं? शोल्डर जॉइंट अपने मूवमेंट में मैक्सिमम मूवेबल, मतलब हिलने डुलने वाला, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसमें जकड़न आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो वा की वजह से। तो जिनका संधि वात का इशू है, वात विकार का इशू है, वो भी बहुत सारे मेंबर्स इस डिसऑर्डर को, इस प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं। हमने आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, हमने मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से देखा। अब एक और एंगल है होम्योपैथी का। होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अगर हम पूछते हैं कि क्यों शोल्डर में पेन है, तो होम्योपैथी डॉक्टर पहले पूछेंगे आपको कि राइट शोल्डर में पेन है कि लेफ्ट शोल्डर में पेन है। अगर राइट शोल्डर में पेन है तो फैमिली स्ट्रेस, अगर आप घर पे अम, आपके घर पे आपकी कोई जिम्मेदारी है, मतलब आप मेन फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट करते हो घर में, तो वो एक रीजन होता है कि आपके शोल्डर्स में क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक भाग ऐसा आता है कि मुझ में सारा फैमिली बर्डन है, मुझ में फैमिली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये झेलना है, तो मेरे शोल्डर्स में जकड़न होगी। वो एक रीजन है कि कंधों में एक होम्योपैथिक वे है कि इसका जजमेंट इस प्रकार से होता है। अब दवाइयां हर तरह से है। कितने सारे फिजियोथेरेपी के रील्स देखने के बाद, कितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स को देखने के बाद, मिलने के बाद, ये समझ में आता है कि वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस है। कभी कभार ये मूवमेंट है, कभी कभार ये मूवमेंट है, कभी कभार ये मूवमेंट है, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि जिसके कारण मेंबर को वन टू वन, क्लाइंट टू पर्सन पता चले, क्लाइंट टू डॉक्टर या क्लाइंट टू थेरेपिस्ट पता चले, हम टीचर्स को पता चले, आप मेंबर्स को पता चले कि कौन सी मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो पहले चेक करने के लिए हाथ सामने से आगे उठाया जाना, हाथ बाजू से ऊपर की तरफ उठाया जाना, और हाथ पीछे ले जाके उठाया जाना, ये 3 क्राइटेरिया बेसिक लेवल पे है। और उसके बाद में अगर हाथ ऊंचे उठ सकते हैं, तो इस मूवमेंट में, ये सरकमडक्शन वाली मूवमेंट है, मतलब हमारा हाथ जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला जो हाथ है, उसमें राउंड मूवमेंट होती है। तो ये सरकमडक्शन वाली जो मूवमेंट है, उसमें से पता चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये मूवमेंट में जो भी अभी प्रैक्टिसेस होने वाले हैं, उसके कॉजेस हमने देख लिए कि उसका कारण है, एक तो डायबिटिक, अगर 80% मेंबर्स है तो उनको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आजकल कंप्यूटर पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक हाथ से माउस चलाते हैं, या फिर एक हाथ कीपैड पे होता है, कीपैड सोचो या कर्सर सोचो, तो एक पर्टिकुलर एंगल में हाथ को रखना पड़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल में हाथ को रखना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, समझो कि ये माउस पकड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से एक हाथ में पेन हो जाता है। कभी कभार जो टीचर्स होते हैं ना, वो लिखते समय दूसरा हाथ रखते हैं सपोर्ट के लिए और लिखते हैं, तो ये भी एक पर्टिकुलर टोन में काफी सारा समय टाइट रहता है, फिर ये भी हाथ काफी सारा समय टाइट रहता है, क्योंकि हाथ सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। तो इसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर फिर राइट में भी होने की संभावना है, लेफ्ट में भी होने की संभावना है। अगर कोई इंजुरी है तो भी ये संभावना होती है। टीचर्स जो बोर्ड पे हमेशा लिखते हैं ऊपर की तरफ, तो उनमें भी काफी सारी दिक्कतें होती हैं। जो ट्रैवलर्स है, ये जो समझो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, कोई भी है, क्योंकि गाड़ी बार बार चलाना बहुत समय तक, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, बोथ वेज, क्योंकि एक पर्टिकुलर टोन में, अगेन, जो देखो ये मैंने काफी सारे लेडीज जो घर पे खाना बनाने के लिए आती है, जो हाउस मेड है, उनमें भी ये देखा गया है कि हाथ इतने ही रेंज में हिलता है, पीछे नहीं जाता है, पीछे नहीं जाएगा।
तो ये रेंज ऑफ मूवमेंट हमें अपने तरह से उनको योगिक प्रैक्टिसेस में ले जाना। जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिसेस है वो थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस हम करके देखते हैं। फिजियोथेरेपी के प्रैक्टिस में दोनों हाथ कंधों पे रखना, ये गोल गोल घुमाना। सब लोग घुमाए मेरे साथ, दोनों इक्वल है, इजी है। देखिए ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों रेंज आगे आगे बराबर से पूरी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसमें अप एंड डाउन। अब ये करते करते शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट होना जरूरी है। ये भी देख लीजिए कि केवल हाथ की मूवमेंट है, शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट नहीं है। अब शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट है और हाथों के साथ में शोल्डर ब्लेड जो है वो अनन्य साधारण इंपॉर्टेंस है शोल्डर ब्लेड का। यहाँ पे ये अभी फिक्स करके रखा है। अदरवाइज जो अपने बॉडी में होता है, इसके अंदर भी मसल है, इसके ऊपर भी मसल है, तो ये स्क्वीजिंग वाला यहाँ पे तो वो थोड़ा सा घूमता है, रोटेट होता है। तो इसकी मूवमेंट है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट है। इसी की इन आउट मूवमेंट है। आप मूवमेंट को देख पा रहे हो, अप एंड डाउन, करेक्ट। श्रग द शोल्डर इसमें होता है ना, कभी कभार हमको पूछते हैं क्या सामान कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये वाला होता है। तो ये करते हुए देखो, हाथ लगा के देखो, यहाँ पे टाइट लगता है ना। ढीला छोड़ के देखो, थोड़ा ढीला हो गया। टाइट करके देखो, टाइट हो गया। तो ये गर्दन से आती हुई, गर्दन से आती हुई कंधे की तरफ जो मसल्स है वो टाइट बन जाते हैं। अब बीच वाले जहां जो है दोनों शोल्डर ब्लेड से स्पाइन तक, मतलब ये शोल्डर ब्लेड से ये स्पाइन तक, देखना 3 उंगलियों का डिफरेंस है, 3 उंगलियों की जगह है। और स्पाइन और ये शोल्डर ब्लेड, इसमें भी 3 उंगलियों की जगह है। तो हम देखो, हमें अगर दोनों शोल्डर ब्लेड पीछे सेंटर में खींचेंगे, दोनों शोल्डर ब्लेड पीछे सेंटर में खींचेंगे, तो क्या होगा, हमारा पोस्चर सही होगा। करके देखो, है ना बराबर। ऐसे करते हैं। हम ये प्रैक्टिस कब करते हैं, घर पे जब बहुत ज्यादा जकड़न आती है ना, तो ये वाला अभ्यास करते हैं। उसको अभ्यास भी नहीं कहते, कभी भी होता है तो ये वाली अभ्यास। तो उसमें दोनों हाथ स्ट्रेच करना, हाथ से शोल्डर ब्लेड से पीठ को कवर करना, ये तीनों जब एक साथ में होगा तब तीनों तीन साथ में उसका रेगुलेशन होगा। ठीक है, अब 3-4 अभ्यास करके देखते हैं। क्योंकि लास्ट वाला सेशन हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखा और उसके कारण देखे, उसके कॉजेस देखे, उसके सिम्टम्स भी देखे। आज हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि हमको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत कम समय मिला था। हाथ सामने से, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। सभी अभी संजय सेम निवेदन साइड अपने में। अपने वीडियो ऑन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे साथ में। वीडियो ऑन रखेंगे। ठीक है, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस, जैसे मैं नीचे बैठी हूँ, दोनों हाथ पीछे सोफे पे रखे, आपको दिख रहा है बराबर से, दोनों हाथ पीछे सोफे पे रखे। अब शोल्डर आगे ले जाए, शोल्डर पीछे ले जाए, शोल्डर आगे ले जाए, शोल्डर पीछे ले जाए। अब ऑब्जर्व कीजिए, दोनों शोल्डर ब्लेड जो है वो सेंटर में पीछे एक दूसरे को लग रहे हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ को ऐसे ऐसे अल्टरनेट घुमाना है, आगे आगे, आगे आगे, 1 2, 1 2, 1 2। क्रिया दिख रही है सबको बराबर से। ओके, सिंपल प्रैक्टिसेस है। क्योंकि जिनको फ्रोजन शोल्डर है, कि अगर फिजियोथेरेपी वाली प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं, फिजियोथेरेपी में भी पेन होता है, तो ये प्रैक्टिसेस दिन में 3-4 बार करें। लेकिन एक बार डॉक्टर से पूछे ही पूछे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा मसल का क्या काम करता है।
वो डॉक्टर को पता है। तो आपकी मूवमेंट जब डॉक्टर जज करेंगे कि कौन सी मूवमेंट आपसे पॉसिबल है, कौन सी मूवमेंट आपसे पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। बट जब भी घर पे बैठे हैं तब हम बहुत खराब पोस्चर में बैठा जाता है, हमारा ध्यान नहीं होता है, तब हम ऐसे बैठते हैं, काउच पे स्लाउच होते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस आराम से कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे सोफे पे रखने के बाद दोनों शोल्डर ब्लेड और पीठ स्ट्रेट रहे। फिर दोनों हाथ पीछे लेने के बाद में स्ट्रेट बैठ पाओगे। फिर गर्दन से एक बार राइट टर्न, पूरा श्वास भरेंगे। इसका उपयोग स्पाइन के लिए भी हो रहा है, इसका उपयोग श्वसन के लिए भी हो रहा है, इसका उपयोग ओमकार के लिए भी हो रहा है। तो चलो इस ये प्रैक्टिस करते समय हम एक ओमकार का भी आवर्तन कर लेते हैं। श्वास पूरा भरे, ओम। सेंटर में आए। अब राइट कान राइट शोल्डर से लगाएं। पूर्ण श्वसन होगा, ओम। धीरे से गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करे, धीरे धीरे से, ओम। धीरे से वापस आ जाए, स्लोली कम बैक। धीरे धीरे से दोनों हाथ छोड़। दोनों हाथ छोड़ने के बाद में पूरी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं शोल्डर का रोटेशन। शोल्डर का रोटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जो दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच थे उनको वापस नॉर्मल स्थिति में, सम स्थिति में वापस लेके आना है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथ सामने ले जाते हैं। एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखेंगे और दोनों हाथ सामने। ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। राइट साइड ले जाएंगे, दोनों हाथ सीधे होंगे, दोनों हाथ सीधे होंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। वापस दोनों हाथ राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। अब आगे वाली रेंज ऑफ मोशन में हमारे तीन प्रकार हुए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और हाथ पीछे रख के नेक रोटेशन। ठीक है, ये वाला और ये वाला हो गया। ओके। अब शोल्डर को और ज्यादा फ्री करने के लिए टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब खड़े रह के आगे झुक के जैसे हस्तपादासन की स्थिति होती है वैसे करना है। ठीक है। अभी हम खड़े रह के हस्तपादासन वाली स्थिति खड़े रह के हाथ नीचे ले आए, हाथ नीचे ले आए, और जो फ्रोजन शोल्डर का हाथ है वैसे जो ढीला रखना है इस प्रकार से ढीला रखे, और जैसे अपने आप घड़ी का पेंडुलम जैसे चलता है वैसे हाथ आगे पीछे जाने दो। ये प्रैक्टिस आनंद भाई जी ने अपने इस पे रखी है, फ्लायर पे रखी है। तो ये आगे पीछे वाली और साइड से, 1 2, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन इतनी इफेक्टिव प्रैक्टिस है, करके देखना। इससे क्या हो रहा है, शोल्डर ब्लेड दूर आ रहा है। अब धीरे धीरे गोल बनाएंगे, धीरे धीरे गोल का आकार बढ़ाएंगे अपोजिट साइड। अब ये हाथ फ्री है, जिनको शोल्डर में तकलीफ है, जिनका फ्रोजन शोल्डर है,
उनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड, कभी कभार आगे नहीं जाता है, कभी कभार पीछे नहीं जाता है, कभी कभार साइड में नहीं जाता है, कभी कभार अंदर नहीं जाता है। तो ये मूवमेंट फ्री है, हमारा हाथ फ्री है, इसलिए हम फ्रीली कर पा रहे हैं। ठीक है। अब दोनों हाथों से करने वाली क्रिया जो है वो ये वाली, फिर बाद में अंदर से बाहर, पेंडुलम के जैसे। तो सेम यही प्रैक्टिस पीछे ले जानी है। ठीक है। इस प्रकार की प्रैक्टिस होने के बाद में लेट जाओ, जैसे बेड पे लेटते हो वैसे लेट जाओ। लेट जाने के बाद में क्या होगा, हाथ दोनों फैला के लेटो। हाथ दोनों फैला के लेट गए तो धीरे धीरे चद्दर होती है ना, चद्दर को पकड़ते 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 हाथ ऊंचा उठाना। अगर इसके आगे समझो कि हाथ नहीं जा रहा है या तकलीफ हो रही है क्योंकि हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, तो नीचे तकिया लगा देना। लेटने के बाद बेड पे ऐसे ही लेट गए ना, तो इसके बाद नीचे तकिया रख देना। तो क्या है, हाथ अपने आप लॉक हो जाएगा, हाथ नीचे नहीं आएगा। हाथ और तकिया, ये बगल के बीच में बिल्कुल तकिए का कॉर्नर होता है, वो एडजस्ट करें। ये जो तकिए वाला जो रेमेडी है वो कहीं पे भी नहीं बताया है। तकिए वाला रेमेडी ध्यान रखना, कोई भी फिजियोथेरेपी में नहीं बताया है, कहीं पे भी नहीं बताया है। ये सेल्फ प्रैक्टिस से किया गया प्रैक्टिस है कि तकिया का कॉर्नर बिल्कुल आर्म पिट में बगल में रखने के बाद वो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो जकड़न हमें हाथ ऊपर नीचे उठाते समय लगती है, जो टाइटनेस फील होता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जैसे हमने अभी यहाँ पे हाथ रखा रखा हुआ, कितने समय रखा, आराम से रखा ना। यहाँ पे दिक्कत थी, सोफे पे रखा था पीछे पकड़ के, और फिर सोफे का सपोर्ट लिए बिना हाथ पकड़ के ऐसे रखो। अभी मैंने सोफे का सपोर्ट नहीं लिया और हाथ ऐसे रखा है, कितने समय रख पाओगे, बहुत कम समय रख पाएंगे हवा में। तो ये जब हाथ रखते हैं तब हैवीनेस कहाँ पे लगता है, जड़त्व कहाँ लगता है, यहाँ पे लगने लगता है, भारी लगने लगता है। फिर हाथ छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, ये करते हैं, बराबर। फिर सोफे पे हाथ रख के देखिए, आराम है। जिन्होंने रख के देखा है उनको पता चलेगा कि हाथ रिलैक्स है, वो पोस्चर में है, अपने आप खींच रहा है, लेकिन उसका वेट, उसका जकड़न इधर नहीं आता है। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर है, इतने भी हाथ के रेंज से इतने रेंज में आना, मतलब 10 डिग्री के रेंज में आना, समझो कि यहाँ से यहाँ तक भी बहुत मुश्किल जाता है। तो लेट के सबसे इजी है, लेट के तकिया लगा के ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे से तकिया वैसे ही रहने देना, और हमें धीरे 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 नीचे खिसकना है। तो हाथ अपने आप क्या होगा, इस प्रकार से होगा। इसके पीछे का लॉजिक बताऊं, जब ये हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी आचार्य करण दीकर डॉक्टर, जो पुणे में है, उन्होंने क्या बताया था, जो धड़ से मसल्स जाते हैं ना, वो मसल्स के दो अटैचमेंट्स होते हैं। मसल्स के दो अटैचमेंट्स, एक बोन की जगह पे होता है और दूसरा दूसरे बोन की जगह पे होता है। तो अगर समझो कि यहाँ से मेरी छोटी वाली उंगली जहाँ पे मैंने पकड़ी है वहां से, अगर हाथ की तरफ, यहाँ पे हाथ है ना, यहाँ पे हाथ की तरफ अगर मसल्स है, तो उसका रेंज ये वाले जॉइंट तक सीमित रहता है, क्योंकि वो मूवमेंट उतने तक रहती है। तो ये एक अटैचमेंट है, और ये अंगूठे वाला दूसरा अटैचमेंट है। तो ये दोनों अटैचमेंट का काम होता है, वो जो एनाटॉमी है उसकी भाषा में इसको ओरिजिन, मतलब यहाँ से मसल चालू हुआ है, ओरिजिन। और इंसर्शन मतलब वो कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ पे अटैच होता है, वो दूसरा पार्ट। तो गुरुजी ने हमें सिखाया कि योग क्रिया में, योग प्रैक्टिस में, जो फिजियोथेरेपी में सिखाते हैं, वो ओरिजिन को हिलाते नहीं है। मतलब अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, तो ओरिजिन को हिलाते नहीं है। जो इंसर्शन वाला पॉइंट है, मतलब जो दूसरे अटैचमेंट वाला पॉइंट है, वो मूवेबल है। ये फिजियोथेरेपी का रूल है।
फिजियोथेरेपी में अगर आप हम पढ़ते हैं तो उसमें ये रूल है कि एक जो अटैचमेंट पहला वाला जो ओरिजिन वाला होता है उसको हम नहीं हिलाते हैं, जो इंसर्शन वाला पॉइंट होता है उसको हिलाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया कि हम उल्टा भी जा सकते हैं ना, जिसको जो 1 से 10 तक नहीं जा रहा है तो हम उसके पास जाए तो 10 से 1 तक आए। तो अगर समझो कि बाहर वाला पॉइंट जो इंसर्शन वाला पॉइंट है, जो फिजियोथेरेपी का कहना है कि वो हिलने वाला है, उसको स्थिर बनाएंगे और धड़ को हिलाएंगे। तो यही प्रैक्टिस में सेम प्रैक्टिस जो फिजियोथेरेपी की है, जो हमने फ्लायर में देखी है कि हाथ नीचे जो स्थिर बनाते हैं तो ये पॉइंट अपना फिक्स है और हाथ हिला रहे हैं। और उससे बिल्कुल उल्टा हमने क्या किया, हाथ फिक्स रखा और शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, फर्क समझ में आया? इसमें हमने इंसर्शन मतलब सेकंड हैंड अटैचमेंट को हाथ की तरफ जो है उसको स्थिर रखा है, और जो शोल्डर ब्लेड वाले की तरफ का अटैचमेंट है उसको हम मूव कर रहे हैं। तो जब धागा या गुत्था एक एंड से नहीं निकलता है, एक बाजू से नहीं निकलता है, तो वो गुत्थे को दूसरे बाजू से भी हम निकालते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिसेस से लाभ मिलता है। ये वाली प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर लेट के प्रैक्टिस करेंगे तो देखना जरा दिक्कत वाला होगा, वापस से कैमरा सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेट के दोनों हाथ ऐसे रख के तकिया जो है वो बिल्कुल इसके बगल में रखना है। फिर धीरे धीरे तकिए को ऊपर की तरफ हटा सकते हैं, और तकिया होता है तो हमारे मसल्स बहुत रिलैक्स रहते हैं, ये वाली चीज। ठीक है, फिर उसके बाद में तकिए जैसे रखेंगे, दोनों पैर फोल्ड करके रखें ऐसे। मैं कोशिश करती हूँ, एक मिनट। ओके, अब देख पाओगे ना? पैर ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ शोल्डर लाइन में ऐसे रखेंगे। हाथ हाथ दिख रहा है? नहीं, पैर जब हाथ ये, ओके, दोनों हाथ शोल्डर लाइन है, अभी दिखे? अभी हाथ दोनों शोल्डर लाइन पे हैं, ओके, और दोनों पैर फोल्ड किए हुए हैं। तो केवल पैर को टर्न करना है, तो हाथ स्टेबल रहते हैं। तो पैर जैसे जैसे टर्न करेंगे बगल से हाथ छूट जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरे किसी को हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाए, क्योंकि समझो कि हाथ फ्रोजन शोल्डर वाला है तो वो ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, खुद से नहीं ले जा पाते हैं। तो धीरे धीरे किसी को कह के हाथ धीरे 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 ऊपर, धीरे धीरे एंगल बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ा सकते हैं। जहां तक लगेगा कि नहीं टाइट है तो इसको वहीं पे रोक दे। फिर धड़ की जो बाजू है वो धीरे धीरे दूर 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 ले जा सकते हैं। तो अपने आप ये एंगल हाथ स्थिर रखा, लेकिन हमने धड़ दूर ले जाया, ले लिया, धड़ दूर ले लिया। फिर पैर ये साइड टर्न और वो साइड टर्न। अभी इधर सोफा अड़ रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन पैर ये साइड टर्न और ये साइड टर्न दोनों होते हैं तो बराबर दोनों हाथ सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सिर के नीचे हाथ रख के सेम प्रैक्टिस। सिर के नीचे जब हाथ रखेंगे तब आराम से ये एंगल स्ट्रेच होता है, और सिर के नीचे हाथ रख के ये वाली प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस समझ में आ गई? देख देख पाई? अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में दोनों हाथ को शोल्डर लाइन पे लेना, और अगर टाइट लगता है, कभी कभार जिनका फ्रोजन शोल्डर होता है ना, उनको हाथ पकड़ने नहीं आता है, तो हम दुपट्टा ले सकते हैं या फिर नैपकिन ले सकते हैं, क्योंकि हाथ एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है। जब टाइट होता है तब हाथ नहीं पहुंच पाता है। तभी इतनी ही केवल प्रैक्टिस, सिर का सपोर्ट लेके हाथ जितना खुलता है उतना, फिर ये और फिर ये जितना ऊपर जा पाएगा उतना ऊपर जाने दें। फिर सामने से ये, और फिर पीछे सेम ये, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये भी प्रैक्टिस करके देखते बैठे बैठे। और समझो कि शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं है, फ्रोजन शोल्डर नहीं है, लेकिन तभी भी मसल्स टाइट होने के कारण
फिर दोनों हाथ के मसल्स टाइट रहते। तो ये वाली प्रैक्टिस जो अभी सारी प्रैक्टिसेस हमने बताई वो बहुत इजी प्रैक्टिसेस है। ठीक है। अभी दुपट्टे को या रुमाल को, हैंकरचिप को या नैपकिन को जोर से दबाना है और छोड़ देना है। हाथ दूर ले जाके जोर से दबाना है और छोड़ देना है। जोर से दबाए, छोड़ दे, जोर से दबाए, छोड़ दे, जोर से दबाए, छोड़ दे, जोर से दबाए, छोड़ दे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस इसमें में रबड़ की गेंद भी ली जा सकती है क्या? रबर पे गेंद भी ले जा सकती है। छोटा रबर हो, बॉल हो, बड़ा बॉल हो, तो बॉल पकड़ते हुए दबाए, छोड़ दे, दबाए, छोड़ दे, दबाए, छोड़ दे, दबाए, छोड़ दे। दीवार की तरफ, दीवार की तरफ भी सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब दीवार इधर की तरफ है तो हमें जोर इस दिशा में लगाना है। तो ये वाला, ये वाला, ये हाथ है। अगर हमें ये दीवार है और बाहर की तरफ जोर लगाना है तो ये फोर्स ये होना चाहिए, फोर्स ये होना चाहिए, फोर्स ये होना चाहिए। और वापस हाथ ऐसे रख के ये वाला फोर्स होना चाहिए, ये वाला फोर्स होना चाहिए, ये वाला फोर्स होना चाहिए। अभी भी जब भी कोई सपोर्ट नहीं है तो ये पोजीशन में हाथ ऐसे ऐसे कर सकते। ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है। छोटे छोटे एंगल में ले जाके ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। क्योंकि जो मसल्स का टाइटनेस है वो अलग अलग एंगल में अलग अलग प्रकार से होता है। हर किसी ना किसी का सेम प्रमाण में नहीं होता है। किसी का हाथ ऐसे नहीं हो सकता है। ये वाली क्रिया करके देखें। ये वाली क्रिया दोनों हाथ की सेम, जिनका फ्रोजन शोल्डर होता है उनकी नहीं होती है। लेट के सेम प्रैक्टिस। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर से बेड पे टच, हाथ नीचे से बेड पे टच। जो जो अभी बेड बेड पे बैठे हैं ना, अर्चना जी है, वो लेट के करके देखें। और किनका किनका वीडियो तो रेडी है? हाँ, लेट के करके देखिए तो आपको भी पता चलेगा। हाथ ऐसे ऊपर रखना और ऐसे नीचे रखना, कोनी नहीं हिलाना, केवल हाथ अप और हाथ डाउन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत इजी प्रैक्टिस है कि हमें खुद से पता चले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो ये आया है ना हैप्पी वाला, तो ये उसका हाथ ऐसा ऐसा चलता है। तो सेम हाथ ऐसे रखें, सेम हाथ ऐसे रखें। और जितनी प्रैक्टिस आप लेट के, मतलब पीठ के बल लेट के करेंगे वो इजी प्रैक्टिस होगी। अभी वैसे ही पेट के बल लेट लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। हाँ, और अभी हाथ ऊंचा उठाए, पेट के बल लेट के, सिर नीचे कर दे, हाथ शोल्डर लेवल। करेक्ट, बराबर, करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं रीना जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस करके देखें। करेक्ट, ओके। अभी हाथ उल्टे जो लेटे हैं, उल्टे लेटने, कोमल जी भी है, वेरी गुड। अभी हाथ वापस से ऐसे रखें। उल्टा लेटे हो ना पेट के बल, उल्टा लेटे हो पेट के बल, तो भुजंगासन के जैसे ऊपर आना है, वापस नीचे जाना है। और हाथ को जमीन पे टच नहीं करना है, कोनी से ऊपर। वन, टू, वन, करेक्ट, टू, वन, टू। कोनी टिकाना नहीं है। हाँ, करेक्ट। अभी अभी अर्चना जी ने बराबर किया। हाँ, रीना जी ने भी बराबर किया। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डीप ब्रीथ। अब वापस से बैठे स्थिति में आ जाए, वापस से बैठे स्थिति में आ जाए। ओके, ठीक।
और एक सिंपल प्रैक्टिस बताती हूँ कि शोल्डर ब्लेड को फ्री कैसे करें। शोल्डर ब्लेड को फ्री करने के लिए ये कोनी यहाँ तक कमर पे, थाइस पे हल्के से टिकने दो। दूसरा वाला हाथ ऊपर नहीं, केवल कोनी टिकने दो। दूसरा कंधा उचकाना भी नहीं है, दूसरा कंधा बिल्कुल स्टेबल। ओके, केवल एल्बो टचिंग टू द थाइज। वो जो ये नीचे ले जाते समय जो समावस्था में रहता है उतना ही रहने दीजिए, जानबूझ के ऊंचा नहीं करना है। ठीक है, ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन। तो जो शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट है, अभी इन सारे प्रैक्टिसेस से हमको पता चला कि शोल्डर ब्लेड की अप एंड डाउन मूवमेंट और शोल्डर ब्लेड की इन आउट मूवमेंट, शोल्डर ब्लेड की अप डाउन मूवमेंट और शोल्डर ब्लेड की इन आउट मूवमेंट। ठीक है, प्रिसाइजली मैंने एक ही कंधे का करके बताया। और जैसे समझो कि हम कपड़े पे साबुन घिसते हैं, तो एक ये वाले पोस्चर में घिसते हैं, तो सेम वैसे सोचे कि हमारे रिब केज पे शोल्डर ब्लेड अप एंड डाउन में घिसा जा रहा है और इन आउट में घिसा जा रहा है। फ्रोजन शोल्डर में केवल इस प्रकार की प्रैक्टिस में ध्यान रख के शोल्डर ब्लेड का मस्ट 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 इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जब भी फ्रोजन शोल्डर देखा गया है, फ्रोजन शोल्डर के जो डिसीज है, मतलब जो डिसऑर्डर है, उसमें 99% ये सारे शोल्डर ब्लेड के मसल, शोल्डर ब्लेड के ऊपर से, शोल्डर ब्लेड के अंदर से, शोल्डर ब्लेड के 5-6 ऐसे है कि थोड़े ऊपर से जाते हैं, थोड़े अंदर से जाते हैं, थोड़े अंदर से अटैच है। ये सारे अलग अलग 8 से 10 प्रकार के मसल्स जो है वो ही टाइट होते हैं। और शोल्डर ब्लेड का स्टिफनेस ये आपको धीरे धीरे बैक की स्टिफनेस में बदल सकता है। और शोल्डर ब्लेड की फ्लेक्सिबिलिटी ये धीरे धीरे शोल्डर, पूरी तरह से शोल्डर ब्लेड और अपर बैक और मिड बैक, ये तीनों तीन कवर करेगा, क्योंकि ये साथ में है। अगर ये टाइट है तो ये टाइट है, ये टाइट है तो ये टाइट है। इसके लिए पहले एक एक शोल्डर ब्लेड को हम, अगर 10 किलो का इस काम एक साथ में नहीं करते, पहले 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो निकालते हैं ना, या सारा कॉर्नर सारी रूम एक साथ में निकालते हैं साफ करने के लिए, नहीं। हम पूरी बैक अगर लेनी है तो पहले इसकी फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों की करेंगे। तो अपर बैक फ्लेक्सिबल हो गया तो नीचे से इसका। इसका और एक कारण है, जेंट्स में कम पाया जाता है लेकिन लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। क्यों? ब्रेस्ट होने की वजह से ये फ्रंट वाला पोर्शन, चेस्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा ड्रूप्ड ही रहता है, तो शोल्डर ब्लेड्स थोड़े से बाहर ही रहते हैं। तो नेचुरली हम जब भी लेडीज बैठेंगे तब ऐसे ही बैठेंगे, जेंट्स भी बैठते हैं, लेकिन वजन वाले, ब्रेस्ट के वजन से जो प्रमाण बढ़ता है उसकी वजह से हम सीधे बैठने में थोड़ा कम, क्योंकि हमको ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे सीधे बैठने में। टोन छोड़ दीजिए, तुरंत ऐसे हो जाएंगे। टोन छोड़ दीजिए, तुरंत ऐसे हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये पोर्शन में स्ट्रेटनेस जब आता है तब अपने आप इसका प्रेशर यहाँ से निकल जाता है, तो हम स्ट्रेट रहने लगते हैं। क्योंकि स्पाइन के 3 कर्वेचर है, ये गर्दन वाला एक अलग है, ये पासड़ियों वाला एक अलग है, और ये कमर वाला एक अलग। तो वो सारे कर्वेचर को हम पे डिपेंड करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हमें हर एक चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट हम देख रहे थे, वापस एक बार करो। शोल्डर रोटेशन, शोल्डर रोटेशन में शोल्डर ब्लेड का घूमना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको फील हो रहा है, हाँ या ना? सबको फील हो रहा है शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट? वेरी गुड, थैंक यू। शोल्डर ब्लेड दूर, शोल्डर ब्लेड पास, शोल्डर ब्लेड दूर, शोल्डर ब्लेड पास। और ये करने के लिए कोई यौगिक एक्टिविटी चाहिए? कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे, प्लेटफॉर्म पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, चलते चलते, फिरते फिरते
कहीं पे भी कर सकते हैं। करेक्ट, सोफे पर झुक के बैठा ही जाता है, वो तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब हम सोफे के लिए, सोफा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, फिर हमारा मसल्स का टोन गया तो चलेगा। पहले के बेड देखो, पहले के बेड भी जो गद्दियां भी होती थी वो रुई की होती थी, कॉटन की होती थी। तो ये सारे बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स है। वो एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर देखने जाएंगे तो और एक सेशन हो जाएगा। तो हम केवल शोल्डर ब्लेड को देख के और फ्रोजन शोल्डर की बात करके इनकी मूवमेंट करते हैं। अभी शोल्डर ब्लेड का जो मैक्सिमम पोर्शन जो नीचे कमर की तरफ आ रहा है, उसके लिए मार्जारासन अच्छा है। लेकिन अगर समझो कि मार्जारासन हम ऑफिस में है, नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? बेड पोस्चर में आ जाएं, स्ट्रेच करें। बेड पोस्चर में आ जाए, स्ट्रेच करें। बेड पोस्चर में आ जाए, स्ट्रेच। बेड पोस्चर में क्यों आना है? मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि बेड पोस्चर में बैठो। मैं बोलती हूँ तभी वो बताती है, मैडम ऑलरेडी बेड पोस्चर है, क्यों और बता रहे हो? लेकिन करके देखो और ऐसे स्ट्रेच करो, एग्जैगरेट करो। हाथ घुटने पे रख के पीठ को पीछे खींचो, पीठ को पीछे खींचो, पीठ को पीछे खींचो, और फिर स्ट्रेच करो। पीठ को पीछे खींचो और स्ट्रेच करो, जैसे लेटने वाले हो ऐसा। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और स्ट्रेच करो, और पीछे जाओ, और स्ट्रेच, और पीछे जाओ, और स्ट्रेच। ठीक है, ये अभ्यास हुआ, लगा फिर फर्क? केवल बैक स्ट्रेच होने से नहीं होता है, उसको बैड पोस्चर में ले जाना पड़ता है। फर्क समझ में आया? यस। फ्री हो गया ना एकदम? ठीक है। अभी डांस वाली प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कमर को हमें शोल्डर ब्लेड तो हम घुमाते हैं, ये वाला रोटेशन हम सभी करते हैं ना, ये वाला सभी करते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं हिलाना है। अभी शोल्डर ब्लेड की ही प्रैक्टिस है, लेकिन शोल्डर ब्लेड को नहीं हिलाना है, कमर को हिलाना है। करेक्ट, क्योंकि कमर से जो मसल शोल्डर ब्लेड की तरफ नीचे से जाएंगे, यहां से जो जाएंगे, ये वाली प्रैक्टिस करके देखो, लोअर बैक ऑफ शोल्डर ब्लेड पे इफेक्ट हो रहा है अपने, है ना? ये वाले पोर्शन पे इफेक्ट हो रहा है। करेक्ट, अपोजिट साइड से सेम प्रैक्टिस। थैंक यू, वेरी गुड। करेक्ट, बहुत, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। और जब प्राणायाम करते हैं, अब सबसे लास्ट वाला पैटर्न, हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जब भी प्राणायाम करते हैं हम बैठ के प्राणायाम करते हैं, तो बैठे बैठे ऐसा कुछ हो जाता है, करते हैं सभी। फ्रोजन शोल्डर के एक्सरसाइज हमने अभी ली सारी, सारी प्रैक्टिसेस ली ना हमने। हम्म। तो जब प्राणायाम करते हैं तब अपना पोस्चर बैड हो जाता है, तब कोई सपोर्ट ले वापस। पहले गुरुजी, साधु मुनि जी दंड रखते थे हाथ के नीचे प्राणायाम करते समय या माला जपते समय, देखा है? दंड रखते थे। तो दंड कभी राइट साइड रखते थे, कभी लेफ्ट साइड रखते थे। वे वो एक अलग कारण है कि हमारे राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल नाड़ियों को खोलने के लिए रखते थे, लेकिन शुरुआत शुरुआत की स्थिति में बैलेंस करने के लिए भी रखते। ठीक है, तो इसके लिए वजह से हाथ सोफे पे या कहीं पे भी रख के बैलेंस करके कर सकते हैं, तो हमारा पोस्चर स्ट्रेट रहे। पोस्चर स्ट्रेट रहना फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम, जैसा मैंने कहा, लेट के कर सकते हैं, वैसे प्राणायाम लेट के भी करो तो पीठ सीधी रहेगी और नासिका बंद रख पाओगे, नासिका बंद रख पाओगे, और शोल्डर मेंटेन रख पाओगे, 90 डिग्री मेंटेन कर पाओगे, और शोल्डर आगे भी नहीं आएगा, बराबर कान की रेशा में होगा। आप सभी करके देखो, जब भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ऐसा होता है। हाथ आगे, कान की रेशा में हाथ और कोहनी रहती है, आप देखो, ऑब्जर्व करो ये। हाँ, कोहनी आगे रहती है या ऐसे रहती है, 45 डिग्री एंगल में है। कभी ये ओपन, क्योंकि प्राणायाम की जो नासिकाएं हैं, जो नाड़ियां हैं, लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल, राइट साइड नॉस्ट्रिल,
वो नाड़ियों को खोलने के लिए बगल भी खोलनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रवाह ब्रेकियल प्लेक्सस से है। अगर हम आज के जमाने की भाषा में जाएं तो ब्रेकियल प्लेक्सस से। तो ऐसे नहीं हो, ऐसे हो। कितना समय हमारा हाथ ऐसा रह सकता है? तो अभी अभी जो टीचर्स बताते हैं ना कि ऐसे करो, चलेगा, फिर हाथ से सपोर्ट लो। फिर कोई कोई टीचर्स ये भी बताता है कि पैर से ऐसे सपोर्ट लो। लेकिन आप सोचो, जो भाग, जो एरिया खुलना चाहिए प्राणायाम में, हमारे सेल्स खुलते हैं ना, तो ये सेल्स खुलने के बजाय हम बॉडी को कॉम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। बॉडी का स्लोपन देखो, क्लोज कर रहे हैं। हमें तो ओपन करना है। तो ये वाली प्रैक्टिसेस बताई नहीं है। पुराने वाले इसमें जाके देखो, परंपरागत प्रैक्टिस में जाके देखो, बैठ के दंड लगाया है और शरीर का भाग खुला है, तो ही प्राणायाम है। ठीक है? तो ये बात ध्यान, इसीलिए मैंने कहा कि लेट के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से प्रैक्टिस आपकी सफलदायी हो सकेगी, क्योंकि लेट के एक तो पीठ सीधी है, आपको आपके एफर्ट से सीधा नहीं बैठना पड़ेगा, और ये वाली प्रैक्टिस अपने आप बहुत आराम से चल पाएगी। ठीक है? यहाँ पे मेरा विषय पूरा होता है। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी को प्रैक्टिस समझ में नहीं आई है ऐसा कुछ? गर्दन थोड़ा सा दुखता है, गर्दन को दर्द होता है करते समय, तो क्या करें? कौन पूछ रहा है, मुझे एक बार समझ में आ जाए। अर्चना जी। अर्चना जी हाँ पूछ रहे हो? ओके, सॉरी, हाँ। मेरा स्क्रीन ना आपके इस पे ही था, तो मुझे नहीं दिख रहे थे आप। ठीक है, ओके। गर्दन में क्या, फिर से एक बार बताइए। गर्दन में गर्दन दर्द होता है। हाँ, दर्द होता गर्दन है। में दर्द होता है। ठीक है, हाँ गर्दन के दर्द का कारण मसल्स के स्टिफनेस है, हाथ से दबाया तो अच्छा लगता है, ऐसा है? हाँ, अच्छे ठीक दबाए। है, हाँ ठीक है। आप बड़ा जो हमारा टर्किश का टॉवेल रहता है, उसकी हाँ बड़ा वाला फोल्डिंग है, तो वो टर्किश के टॉवेल का फोल्डिंग है, वो गर्दन पे लगा के देखो, ऐसा फोल्ड करके। समझो कि ये टर्किश का टॉवेल है और हमने हाँ उसको फोल्ड किया। ठीक है, ये छोटा फोल्ड हो जाएगा, बड़े टॉवेल का बड़ा फोल्ड हो जाएगा। इसमें आप इधर लगा के देखो, आप ऐसे हल्का सा स्ट्रेच करना, फिर नीचे लाना, हल्का सा स्ट्रेच करना, नीचे लाना। फिर सेम प्रैक्टिस आप कान के बीच में रख के हल्का सा दबा देना, क्या? सेम ऐसे। क्योंकि ये फोल्डिंग छोटा है, जो टॉवेल का बड़ा फोल्डिंग होगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा और दूसरा भाग स्ट्रेच होगा, तो आपको राहत आ जाएगी। 4 दिन करके वापस मुझे बताओ, नंबर तो मेरा ग्रुप पे है ही। थैंक यू चार मैडम, दिन बहुत में अच्छी थी। चार हाँ, दिन में आपको फर्क समझ में आ जाए। थैंक 3 यू बाजू मैडम। में, हाँ, एक बार पीछे, एक बार ये साइड, एक बार ये साइड। ये सर, ये सर। ठीक है? थैंक यू वेरी मैडम मच। लेट के करना है या बैठ के करना है? ये अभी के लिए इनकी जो प्रैक्टिस है वो बैठ के करनी है। अच्छा, ठीक है? नहीं मैम जैसे ये अर्चना ने पूछा कि भाई गर्दन का दर्द हो रहा है, तो अपन सोने हाँ, के गलत पोर्शन या तकिया लगाना है, थोड़ा मोटा तकिया लगाते हैं, तो उस कारण भी ये हो सकता है ना? बहुत सारे कारण है। अभी देखो, सीधा लेटते हैं तब स्पाइन की पोजीशन अलग होती है, तो तकिया छोटा लगता है। वन साइड टर्न होते हो तो आप जैसे समझो के पतले होंगे, तो फिर ये वाले गर्दन तो लेटते हैं ना, तो अपना बेड और कान, इसमें डिफरेंस ज्यादा जब पतले होते हैं तब डिफरेंस कम है, तो ये वाला अंतर कम होगा तो छोटा वाला लगेगा। जो समझो के मोटे हैं, उनको ये वाला स्पेस ज्यादा लगेगा। फिर तकिया का जो पैटर्न है वो एक करवट पे होगा तब अलग होगा। कोई कोई हाथ लेके सोता है, उसमें भी कभी कभार जकड़न आती है। हाथ लेके सोती हूँ, तकिया नहीं लेती, तकिया नहीं लेती। नहीं, तो फिर तकिया, थोड़ा वाला तकिया लेके देखे, क्योंकि एक करवट पे लेटते हो तो गर्दन के स्पाइन का जो पोर्शन होता है वो बैलेंस नहीं रह पाता है। समझो कि तकिया लिया, गर्दन नीचे रहेगी। अभी ये तो क्या है, स्क्रूड है, स्क्रू बना है, तो ये स्ट्रेट रहेगा। टेनिस एल्बो का सवाल पूछा है,
ये इसमें आपको समझ में आया कि सपोर्ट चाहिए मतलब तकिया चाहिए थोड़ा सा। अगर ये स्पाइन है और हम सिर नीचे आ जाता है तो ये बहुत यहीं से खराब हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ से, गर्दन से ही खराब हो जाएगा, गर्दन से ही खराब हो जाएगा, है ना। दूसरा सवाल था टेनिस एल्बो का। जब हाथ से प्रैक्टिस आती है टेनिस एल्बो तक, तो जब ज्यादा समय तक फ्रोजन शोल्डर है या फिर ज्यादा समय तक डॉक्टर हो या टीचर हो तो उनका कारण है टेनिस एल्बो का। ज्यादा समय गाड़ी चला रहे हो तो एक टोन, सेम मैंने ये पहले भी बात की थी, तो इसकी वजह से टेनिस एल्बो की संभावना ज्यादा है। टेनिस एल्बो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, शोल्डर नहीं हिलाना है। अभी शोल्डर फिक्स है मेरा, देख पा रहे हो, और हाथ आड़ा हाथ सीधा, हाथ आड़ा हाथ सीधा, हाथ आड़ा हाथ सीधा, हाथ आड़ा हाथ। शोल्डर से घुमाना अलग बात है। नो मूवमेंट इन शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं। आप हाथ पकड़ के दंड पे पकड़ के रखना और केवल कोनी की प्रैक्टिस। कोनी देख रहे हो, कोनी सीधी, कोनी आड़ी, चेंज। ये केवल हमारी एल्बो जॉइंट की मूवमेंट है और यही मूवमेंट को हम सपोर्ट दे के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शोल्डर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इजी प्रैक्टिस है। और जिनको टेनिस एल्बो ज्यादा प्रमाण में है उनको एक बैंड दिया जाता है और उनको मोबिलिटी के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता कि हाथ से मूवमेंट हो रही है कि क्या कैसे हो रही है। उनके लिए हाथ का सपोर्ट लेके, सेम वही प्रैक्टिस मैं वापस से बताती हूँ कि हाथ का सपोर्ट लेके समझो कि सोफे पे हाथ रखा है तो शोल्डर ब्लेड फ्री है। सॉरी, क्या हुआ? शोल्डर ब्लेड फ्री है। अभी हाथ एल्बो फ्री है, तो ये वाली प्रैक्टिस सेम, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिस हम घर पे कर रहे हैं। सही, अभी टाइम पूरा हम्म, होता जा रहा है। किसी और को ठीक क्वेश्चन है। पूछना है तो पूछ लेते हैं, वरना फीडबैक हाँ, भी थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि 2-5 मिनट है, फिर एंड भी करना पड़ेगा ना। तो अभी ठीक कोई है। प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए। टाइम तो कम है तो सब एवरीवन कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे। अशोक जी का हो गया है, और हम्म, दूसरा और कोई किसी को पूछना है तो पूछे, वरना अपने शायर फीडबैक शायर मेरा एक करना। लूनिया, क्वेश्चन था। शायर जी हाँ, लूनिया। मेरा एक क्वेश्चन था मेरा एक क्वेश्चन था कि रात में सोते हुए बहुत तकलीफ होती है फ्रोजन शोल्डर में, तो उसमें कोई सोल्यूशन है उसका? रात में ही ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम लेटे होते हैं। अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, एक जो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का जो पॉइंट है, जो पेनफुल शोल्डर है, वहां पे आपको तकिए का एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। समझो कि हाथ पूरा टिकता ही नहीं है या फिर ऐसे भी सीधा नहीं रहता है, तो शोल्डर को पूरी तरह से हाथ उस बाजू का खुला छोड़ के 1-2 तकिए से आप सपोर्ट करके थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। तो वो अपने आप अलाइनमेंट जब बनेगी, क्योंकि आप लेट के देखो, आप ये पोस्चर में देखो, वैसे ही फिजिकली वैसे ही फिजिकली ये क्या बोलते हैं, ये रेस्टिंग वाला नहीं है। ये फ्री करके देखना कि ये शोल्डर ब्लेड टिकता ही नहीं है, तो वैसे ही हवा में रहने के कारण वो बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि वो हवा में ही है। तो इसीलिए उनको पूरा सपोर्ट, एक तकिया हो, 2 तकिया हो, एंगल टू एंगल चेक करके देखें और उसमें राहत डेफिनेटली हो, एटलीस्ट नींद पूरी होगी। थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद। यस, अभी फीडबैक 1-2 दीजिए, और पूरा टाइम तो हो गया है। यस, शायर लूनिया जी बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरे क्वेश्चन है कि मेरे नस में दर्द बहुत रहता है, वो नस का दर्द हाथ तक आ जाता है, झन झन कर। पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन फोन करके पूछेंगे, कॉमन कुछ हो तो ठीक है,
वरना आप फीडबैक बता दीजिए। आप उनका नंबर लेके पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको, क्योंकि वो सबके लिए फिर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम होता नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, तो आप पर्सनल बात करके उनसे गाइडलाइन ले सकते हो सारे। आप जिनको भी साई मैडम का नंबर चाहिए आप मुझे बताएंगे, नंबर भेज दूंगा तो आप उनसे वीडियो कॉल करके टाइम लेके बात कर पाएंगे पर्सनली। आपको कोई भाई प्रश्न। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, जो जिसको चाहिए वो ले लेंगे। चैट बॉक्स में आप नंबर देख लीजिए, आनंद भाई जी भी डाल देंगे। एनीवन वांट टू गिव फीडबैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी लगी आज की हाँ, क्लास, वो भी बहुत 95371096 नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। यस, बहुत अच्छी आज का बोलिए। यस। अर्चना जी बोलिए। अर्जुन जी ने बता दिया, बहुत अच्छी क्लास थी। हाँ, और बहुत। एनीवन, और वरना अपन और कुछ समापन कहना हो? रीना बहुत। जी, रीना जी, अशित डागा जी, रीना जी अनम्यूट कीजिए। अशित डागा। अशोक, अशोक जी को और कुछ पूछना है क्या? अशोक जी हाथ ऊपर कर रहे हैं क्या? यस अशोक जी। फीडबैक ही दे रहा था। साईं आराध्य जी ने जो आज का विषय लिया है वो बहुत ही जरूरी और यूजफुल है। प्राय परिवार में एक दो जने को तो ये प्रॉब्लम आती है, बैकबोन के अपने सही पोर्शन नहीं रखने के से कभी खभे अटक अड़क जाते हैं, कभी गर्दन में, कभी पाँव में दर्द रहता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से, छोटे छोटे व्यायाम एक्सरसाइज करने से काफी आराम मिलता है। धन्यवाद। ओम आराम। देखिए एक्सरसाइज तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमें सही जानकारी नहीं होने से हम कभी कभी गलत हो जाता है, तो उससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। तो बढ़ भी जाती है। जानकारी सही हमें होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से जो एक्सरसाइज बताई आज हमने, एक एक को बड़ी ध्यान पूर्वक आपने, आप सबने किया, और आप लोगों को फील भी हुआ होगा तो इससे कितना मसल्स हमारे कितने रिलैक्स हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर आज की प्रैक्टिस रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। रीना जी कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जी जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। मैंने साइज 7 के बाद अटेंड किया था, तो जो भी इन्होंने बताया है, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। और ये जो प्रॉब्लम होती है शोल्डर वाली, ये मतलब अक्सर लोगों का हैंड वगैरह इस तरह फ्रैक्चर हो जाता है। मेरा भी हो गया था 3 साढ़े 3 साल पहले, और मेरे को भी बहुत पेन था। तो ये एक्सरसाइज से ही जितना ये सब मतलब डॉक्टर्स ने बताया, तभी जाके आराम मिला। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे ठीक होगा, लेकिन योग से ही मेरे को बहुत आराम मिला है। तो आज की क्लास बहुत बढ़िया थी कि इतने पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं ना, जो बहुत यूजफुल हैं। अगर हम उसको ध्यान में रख करके उसको करेंगे अपने दैनिक दिनचर्या में, तो उससे ओम सबको अरहम। बहुत लाभ होगा। थैंक आपको यू, यस थैंक बहुत यू। अलका बहुत जी, वोट ऑफ नमन थैंक्स। नमन। अलका जी, आनंद भाई वोट जी ऑफ बहुत। थैंक्स। थैंक यू। अलका जी, वोट ऑफ थैंक्स। यस, बहुत बहुत सुंदर क्लास। जो सिंपल सिंपल चीजें बताई जो हम करते हैं, पर उसमें भी इतने वेरिएशंस हो सकते हैं, जी तो ये बिल्कुल। हमने नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत अच्छी छोटी हम्म। छोटी वेरिएशंस तो बताए। कल का इसमें खेला हम खिचड़ी करते, पर एक बार तो हाथ ऐसे करना और दूसरा आधार हाँ? देके करना, दोनों आधार देके, सिंपल बात है। एक बादाम आधार ऐसे देना है और एक आधार ऐसा देना है, उसकी मूवमेंट में भी कितना फर्क पड़ता है। मतलब बात बहुत छोटी होती है, परंतु मतलब वो बहुत यूजफुल होती है। तो बहुत सुंदर छोटे छोटे टिप्स दिए और छोटी छोटी बातें बताई, कोई हार्ड नहीं था इसमें। एक भी चीज ऐसी नहीं थी कि हम नहीं कर पाते। तो ऐसे सिंपल, सरलता से, सहजता से और बहुत सुंदरता से क्लास ली। इसलिए एक बार तब कीजिए ओम अरहम बाबा बाबा बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस साई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। बंधु और बहनों, आज की हमारी रिकॉर्डिंग दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगी। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दोनों रिकॉर्डिंग एक ही लिंक में शेयर करेंगे। तो आप दोनों लिंक, आप जितने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो, दोनों वीडियो शेयर करना है। इसके जितने भी भाई बहन आप तक शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें रिकॉर्डिंग के द्वारा उन्हें लाभ कैसे मिल सके वीडियो के द्वारा, इसका प्रयास हम सब करना है। ओम अरहम। अशोक जी समापन कराइए प्लीज आज। आंखें कोमलता से बंद, हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं
चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा हर फिटनेस रोज। का डोज 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम।